अस्सलाम वालेकुम बच्चों और तमाम नाजरीन, आप लोगों को खुशामदीद मेरे एक नए प्रोजेक्ट के अंदर। तो नाजरीन, नया प्रोजेक्ट जो है वो मेरा ये है कि मैंने हेल्थ एंड ब्यूटी के ऊपर जो है वो नया एक आइडिया डेवलप किया है और मैं चाहता हूँ कि मतलब हेल्थ और ब्यूटी के हवाले से लोगों को जो है वो अवेयरनेस मिले। मेरा नाम तो आप लोगों को सबको मालूम है, जो पुराने व्यूवर्स हैं, जो पुराने नाजरीन हैं, उनको पता है मेरा नाम फ्रॉम शहजाद सियाल है। जो नए व्यूवर्स हैं, जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम फ्रॉम शहजाद सियाल है और बेसिकली मैं टीचर हूं मैथमेटिक्स का। और यहाँ पे चूँकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है, तो बहुत सारे बच्चों को जो है वो एजुकेशन में कुछ चीज़ें भी सिखानी और भी मकसद होती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ हम मैथमेटिक्स के ऊपर ही बात करें। कुछ नए आइडियाज़, कुछ नई टेक्निक्स, कुछ नए सिस्टम जो है वो मुतारिफ होने चाहिए। बच्चों के साथ हम तमाम चीज़ें जो है वो आगाह करते हैं। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि इन वीडियोस के अंदर, ये जो नया प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, इन वीडियोस के अंदर आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड आइडिया मिले। इसमें आपको जो है वो एजुकेशन के हवाले से नया आइडिया मिले और आपको ब्यूटी के हवाले से नए टिप्स दिए जाएं। तो ऐसा है कि गाहे बगाहे मैं डॉक्टर साहिबान से या जो भी अपनी अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं उनसे मैं कांटेक्ट कर रहा हूं और उनके साथ मैं अटैच हो रहा हूं, ताकि नाजरीन को जो है वो बहुत ज़्यादा आगाही दी जा सके। अच्छा, ऐसा है कि हमारे पास कुछ अर्सा पहले जो है मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में मेरा राइट आर्म जो है वो फ्रैक्चर हुआ। अब उस फ्रैक्चर के हवाले से एक हमारे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे मेरे स्टूडेंट हैं, उनके वालिद थे। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरी केयर टेकिंग की और बहुत अच्छा इलाज किया। लेकिन कहीं ना कहीं जाके ना मेरी बाजू वो लॉक हो गई और मेरा जो एल्बो है, ये प्रॉपर जो है ये राइट आर्म थी और ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी। तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई इस हवाले से। तो मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे फिजियोथेरापिस्ट रिकमेंड करें, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं जो है वो खुद ही एक्सरसाइज करता रहता था। तो उन्होंने कहा, सर आप खुद ही एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा आप जो है ना खुद ही एक्सरसाइज करते रहें, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे फिर कुछ अरसे बाद एक हमारे बहुत ही अच्छे सीनियर उस्ताद थे, उनसे मैंने बात की कि मेरे ना एल्बो में प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने मुझे एक फिजियोथेरापिस्ट जो है उनसे मुतारिफ़ करवाया। मुझे बताया कि मतलब वो हमारे स्टूडेंट हैं और उनके साथ आप मिल के देखें, हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ हेल्पिंग हो जाए। हो सकता है कि आपकी एल्बो जो है वो आपके जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो उसका हो सके। तो इस ज़मन में मैंने फिर इनसे रब्ता किया। मेरे साथ ही यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर साहब। ये आपको अपना तारुफ भी करवाते हैं और जिस क्लिनिक में मैं बैठा हुआ हूँ, ये अपने क्लिनिक का नाम भी बताते हैं और साथ उसका एड्रेस भी बताते हैं। तो हम चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और इनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप अपना प्लीज़ तारुफ करवाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर याज़ अहमद है और मैं एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ जो अब आजकल मुल्तान में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा प्राइवेट क्लिनिक मेरा प्राइवेट क्लिनिकल सेटअप चौकुम्हारा वाला के करीब न्यू मुल्तान कॉलोनी डी ब्लॉक में है, मुल्तान फ़िज़ियो केयर के नाम से। और तकरीबन 2.5 से 3 साल तकरीबन हो चुके हैं मुझे यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करते हुए। तो मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी लाहौर के एक मशहूर मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में से अपनी डीपीटी पास करने के बाद और अपनी स्पेशलाइजेशन मस्कुलोस्केलेटल एमएसपी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुका हूँ तकरीबन। और इस वक्त मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ मुल्तान के एक इदारे में और साथ साथ अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी जारी किए हुए हूँ। तो फ़िज़िकल थेरेपी का शोबा जिससे मेरा ताल्लुक़ भी है और मेरा मकसद आज का लोगों को बताना भी यही था। हर तरह के जो मुख्तलिफ़ मसाइल, बीमारियाँ और प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिसमें फ़िज़िकल थेरेपी की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि मौका दिया मुझे लोगों तक इस तरह की आगाही पहुंचाने के लिए। कि मैं कोशिश में ही था कि किस तरीके से जो मेरे आइडियाज़ हैं, ख़यालात हैं और जो मैं चाह रहा था कि अवाम-उन-नास को भी उससे फ़ायदा हो और जिस पे तवज्जो दिलाने की मेरा ख़्याल है हमारी गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है कि उस शोबे को बहुत निगलेक्ट किया जा रहा है आजकल। हालांकि हमारे पास काफ़ी ग्रेजुएट्स भी इस फील्ड में अब आ रहे हैं और काफ़ी एडमिशन्स भी लोग डिप्टी में लेते हैं। बट द प्रॉब्लम, असल इशू ये है
कि आया कि उन ग्रेजुएट्स का वो जो क्वालिफ़िकेशन डीपीटी करके आते हैं, क्या माशरे को भी उस लिहाज से फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? तो नाज़रीन ऐसा है कि जब इनसे कांटेक्ट किया और इनके पास इनके क्लिनिक पे आया तो मेरा एल्बो बिल्कुल लॉक था। इन्होंने 4 दिन के ट्रीटमेंट के साथ या 5 दिन का आईवीएफ ट्रीटमेंट हुआ होगा मेरा, इन्होंने 5 सेशन मेरे लिए, तो 5 सेशंस के साथ इन्होंने जो है वो मेरा एल्बो जो है वो उसको अनलॉक कर दिया और मैं काफ़ी इजी फील करने लगा कि मतलब ये मैंने फील किया कि मैं बहुत इजी हो गया। तो इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये सोचा कि मुझे लाजमी आवाम तक ये आगाही पहुंचानी चाहिए कि भाई आप लोगों को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो यूरोप जो है वो इस मामले में बहुत एडवांस है, यूरोप इस मामले में बहुत काम कर रहा है। मैंने अपने एल्बो को अनलॉक करने के लिए ना डॉक्टर साहब से रब्ता करने से पहले मतलब मैंने वीडियोस निकाली और यूट्यूब के ऊपर और मैंने देखा कि एल्बो की मूवमेंट कैसे ठीक हो सकती है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि यूरोप में लोग जो है वो इतने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं अपनी एल्बो को मूव करवाने के लिए। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते आम तौर पर घरों में, और इसलिए होती तो सिंपल एक्सरसाइज ही है, लेकिन उस एक्सरसाइज की एक मैं समझता हूँ कि टेक्निक होती है, एक आइडिया होता है, एक तरीक़ाकार होता है, एक एक्सपीरियंस होता है जिसको आप यूटिलाइज़ करते हैं, जिसको हमारे ये फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर्स जो हैं ये यूज़ करते हैं। तो अंग्रेज़ जो हैं ये जो यूरोप जो है वहाँ पे मेडिसिन से परहेज़ किया जाता है और किसी भी पेन किलर को लेने से अवॉइड किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पेन किलर्स जो है वो स्टमक जो है उसको डिस्टर्ब करते हैं। डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे ही एग्जैक्टली। पेन किलर्स जो है मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पेन किलर्स जो है वो स्टमक को डिस्टर्ब करते हैं, तो ज़्यादा पेन किलर्स यूज़ नहीं करने चाहिए। मुझे भी इन्होंने यही कहा कि सर आपने पेन किलर जो है वो यूज़ नहीं करने। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मतलब इन्होंने मुझे पेन किलर लेने से रोक दिया और फिजियोथेरापी भी बाकायदा तौर पे मुझे एक्सरसाइज करवाई। तो यूरोप इस मामले में बहुत एडवांस है। तो हमारे मुआशरे में ये थोड़ी सी आगाही नहीं है। तो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि हमारे लोगों को इस चीज़ से कम कम आगाही मिले, बजाय इसके कि हम अनअवेयरनेस की सूरत में जो है वो हैवी हैवी मेडिसिन यूज़ करते रहें पर अपनी बॉडी को जो है वो इफ़ेक्टेड करते रहें और मतलब हमारे लिए वो प्रॉब्लम्स बनती रहें। तो डॉक्टर साहब फिजियोथेरापी की आप समझते हैं कि कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है? जी, इसमें हमारे पास बहुत से अमराज़ हैं जिसमें फ़िज़िकल थेरेपी की आप कह लें कि अशद ज़रूरत होती है। अब उसमें जो सर फ़हरिस्त मैं आपको कुछ बताता चलता हूँ, जो इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ हैं हमारे इस वक्त माशरे में बहुत ज़्यादा भी हैं और उनकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है फ़िज़ियोथेरेपी में। जैसा कि फ़ालिज है, उसमें एक रेगुलर फ़िज़ियोथेरेपी का पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान चलता है। मेडिसिन के ज़रिए जो फ़ालिज का अटैक होता है उसके बाद कुछ पेशेंट को स्टेबलाइज़ करने में तो हेल्प मिल जाती है, बट प्रॉब्लम ये होता है कि दोबारा अपनी फंक्शनल लाइफ के अंदर लेके आना, दोबारा अपनी रूटीन के अंदर लेके आना, उसका काम, उसकी जो इंडिपेंडेंसी है पेशेंट की, जो मतलब पेशेंट किसी का मोहताज ना रहे, सेल्फ एक्टिविटीज़ में रहे, तो उसमें काफ़ी हद तक मदद देती है फ़िज़िकल थेरेपी। फालिज है, लकवा है, इसके अलावा कमर के मसाइल हैं, कमर दर्द है, मोहरों के बहुत से मसाइल हैं जिसमें फ़िज़िकल थेरेपी की मदद से पेशेंट को रिकवर किया जा सकता है। हमारे पास इसके अलावा जो कंधे का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, और सबसे ज़रूरी इसमें एक बात बताता चलूँ, जो बड़े उम्र के अफराद होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसमें हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं जिसके नतीजे में हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। हमारा चलना फिरना, हमारा काम काज, एक्टिविटी बहुत लिमिट कर देता है पर्सन अपनी। आप यूँ कह लें कि उसमें हमारी बॉडी के जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, वो फंक्शनल उस तरह से नहीं रहते जैसा कि एक यंग पर्सन अपने उन चीज़ों को यूज़ करते हुए काम कर रहा हो। तो उसमें फिर लैक ऑफ स्ट्रेंथ है, लैक ऑफ आप कह लें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी है, उसकी वजह से जब पेशेंट मज़ीद अपने आप को इनएक्टिव कर देता है तो वो उस बीमारी को मज़ीद बढ़ाने में मदद देती है वो चीज़। अच्छा, ये नहीं कि आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब हमें अपनी जो वर्किंग है, अपनी यस, एक्सरसाइजेज हैं, फ़िज़िकल उसको एक्टिविटी हमें रोकना नहीं चाहिए। रोकना नहीं यानी चाहिए, हम फ़िज़िकल जैसे एक्टिविटी रखें। जैसे एज बढ़ती जाती है और हम जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे सारे काम जो है वो नाज़रीन बच्चे ही करते रहें। मेरी अपनी कोशिश होती है कि मेरे अपने बच्चे उठें, फलां 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 जो भी काम हो मैं उनको बताता जाऊँ और वो करते जाएँ, और ख़ुद को मैंने लॉक किया होता है, ख़ुद मैं नहीं उठ रहा होता, तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे लिए जो है वो मसाइल पैदा हो रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने मैक्सिमम काम, जैसे कि सुन्नत रसूल भी है कि अपने मैक्सिमम काम हमें जो है ना वो खुद करने चाहिए। वो शायद इसी वजह से आपको पता है कि अब तमाम जितनी भी सुन्नतें हैं, जितने भी इस्लामी शरीयत है, जितने भी अहकामात हैं, उन सब में हमारे लिए फ़ायदा है।
अच्छा, इसमें एक और चीज़, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं एक चीज़ एक ऐड करना चाहूँगा कि प्रॉब्लम ये आता है कि जब पेशेंट अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाता एज की वजह से, या किसी कोई अल्लाह ना करे कोई चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके बाद अगर वो पर्सन अगर ख़ुद नहीं एक्टिविटी कर सकता, तो फिज़िकल थेरेपिस्ट का मकसद यही होता है कि एटलीस्ट उसकी एक्टिविटी को मेंटेन रखने में मदद दे। बिल्कुल तो पेशेंट अगर ख़ुद नहीं परफॉर्म कर सकता तो फिज़िकल थेरेपिस्ट कुछ उसको हेल्प करता है उन एक्टिविटी को करवाने में, और साथ गाइडलाइंस कर देता है, गाइडलाइंस बता देता है कि एटलीस्ट अगर इस दौरान आप को प्रॉब्लम आ रहा है, आपके पेन की वजह से आप नहीं कर पा रहे, तो हेल्प कर दी जाती है फिज़िकल थेरेपिस्ट की तरफ से उसके पेन को कम करने में, और उसकी एक्टिविटी को मेंटेन कम से कम इस तरह से रखा जाए कि जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, उनमें प्रॉब्लम ना मज़ीद बढ़ती जाए उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपने स्टडी पे लिखा हुआ है सबसे पहले जो है वो फॉलेज लिखा हुआ है, तो हम तो यही समझते हैं कि मतलब जिस किसी के साथ कोई मतलब फॉलेज का अटैक होता है वो तो स्टक हो जाता है, बिल्कुल वो लॉक हो जाता है, और वो आदमी भी फिर ज़हनी तौर पे यही सोच लेता है कि मतलब इस फॉलेज हो गया तो मतलब अब मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं रहा। तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके क्लिनिक पे फॉलेज का इलाज होता है, तो क्या वो फॉलेज का जो इलाज है वो वाकई एक्टिवेट होता है, जी मतलब वो बॉडी पार्ट जहाँ पे वो फॉलेज का अटैक होता है वो वाकई बॉडी पार्ट जो है वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है या एक्टिवेट हो भी जाता जी है? बिल्कुल ऐसा है। फालिज में बेसिकली हमारे दिमाग का एक आप कह लें कि स्पेसिफिक पार्ट है, जो वहाँ पे जब खून की गर्दिश रुकती है या अफेक्ट होती है, कोई क्लॉट आता है टू द ड्यूरिंग द ब्लड सप्लाई, जब ब्लड सप्लाई कर रहा होता है ब्रेन को उसके अंदर, तो उसमें बंदिश की वजह से आप कह लें कि खून में थोड़ी सी रुकावट या बंदिश आने की वजह से जो आपके बॉडी का एक ज़्यादातर मरीज़ों में आधा हिस्सा एक साइड बाजू भी जिसमें शामिल होता है, टांग भी आ जाती है पूरी उस साइड की, वो मफलूज हो जाता है। उसके अलावा और भी इसकी बहुत अलामात हैं, प्रॉब्लम्स और भी आ जाती हैं पेशेंट को इस फालिज के आने होने के बाद। तो फिजियोथेरेपी लेने से आप क्या समझते हैं कि मतलब वो क्लॉट खुल जाते हैं या वो मसल्स अपनी वर्किंग में आ जाते हैं, जी मतलब कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि फालिज का जो मरीज़ है वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास अगर अपनी फिजियो एक्सरसाइज लेगा तो क्या कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि वो वर्किंग में आ जाएगा दोबारा? देखिए, उसमें ये होता है कि पेशेंट साथ साथ मेडिकेशंस यूज़ कर रहा होता है क्लॉट को ख़त्म करने में और उसको दोबारा ना बनने की से बचाने के लिए, और उसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए उसकी मेडिकेशंस चल रही होती हैं। लेकिन जो हिस्सा मफलूज हो जाता है उसको दोबारा फंक्शनली बनाने के लिए या अपनी रूटीन में लेके आने के लिए, या जो अकड़ाव आ जाता है पट्टों में, एक साइड पे अगर आ गया, एक बाजू में आ गया, या टांग में ज़्यादा है, या वीकनेस आ गई मसल्स की, या जोड़ों में आप कह लें कि इन पट्टों के अकड़ाव की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम फिज़िकल थेरेपी की मदद लेते हुए पेशेंट को बेहतर बना देते हैं। क्लॉट आहिस्ता आहिस्ता मेडिकेशंस के ज़रिए भी जैसे पेशेंट यूज़ करता है वो रिमूव हो जाता है, लेकिन जो प्रॉब्लम है असल कि उस क्लॉट की वजह से जो नुकसान हुआ है पट्टों का, उसको रिकवर करने के लिए काफ़ी हद तक फिज़िकल थेरेपी मदद यानी देती है आप पेशेंट। समझते हैं कि फालिज के जो मरीज़ है वो 60% यस रिकवर कर जाते हैं, यस यानी जहाँ पे बिल्कुल वो 0% हो गया, जहाँ पे वो बिल्कुल वर्किंग नहीं कर रहा, तो आप एग्जैक्टली समझते हैं कि 60% वर्किंग के काबिल यस हो जाता है यस एग्जैक्टली। बल्कि या मैं 100% भी हो सकता काफ़ी हद तक ये डिपेंड करता है आपके पेशेंट्स। काफ़ी हमारे पास ऐसे भी मेरे पास क्लिनिक में आए हैं जो माशाल्लाह आप कह लें 80 to 90% तकरीबन बेहतर हो गए, अपनी रूटीन में आ गए हैं, काम काज भी कर रहे हैं। कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा टाइम लग जाता है, कुछ जल्दी, डिपेंड करता है, एज फैक्टर भी होता है इसमें, और आपका लाइफस्टाइल भी है जो बेहतर बनाता है। दोबारा से उस चीज़ को कंट्रोल करने की आप यूँ समझे कि अगर पेशेंट के अंदर अवेयरनेस है तो वो उस चीज़ को बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है फालिज का पेशेंट भी। और पोलियो जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे आपके स्टैंड पे, मैं सारी बीमारियाँ देख रहा हूँ, तो मेरी कोशिश है कि मैं डॉक्टर साहब से आज सारा कुछ ही सीख लूँ, तो जितनी को मुझे मालूमात मिल सकती हैं। ज़ाहिर बात है इनका जो तरीका इलाज है वो तो मैं इतने शॉर्ट टाइम में नहीं सीख सकता, ना ही मैं मतलब वो पूरी मेडिसिन ले सकता हूँ। ज़ाहिर बात है 5 साल का, डॉक्टर साहब 5 साल जी का जी ये 5 पूरा साल कोर्स 5 साल का है, डिग्री और 5 साल का पूरा एक टेन्योर है, वो 5 5 साल साल की का पूरा टेन्योर हम 5 मिनट ग्रेजुएशन। में तो नहीं ले सकते। बाहर कैब हमें ये वाला अवेयर होना चाहिए कि मतलब हमें अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम्स होते हैं पॉलियो के या पोलियो के या कमर दर्द या लकवा, तो हमें करना क्या चाहिए। जी तो मतलब मुझे मुल्तान में एक अच्छा डॉक्टर ढूंढने में मुझे काफ़ी दिन लग गए, मुझे डॉक्टर नहीं मिल रहे थे कि मतलब मैं किससे फिजियोथेरापिस्ट से मिलूं और जो मतलब मेरे इस एल्बो को जो है वो अनलॉक कर दे। तो डॉक्टर साहब, पोलियो के जो पेशेंट हैं वो तो बिल्कुल ही 0% वर्किंग पे होते हैं, क्या वो भी वर्किंग में आ जाते हैं? अच्छा, उसमें ऐसा होता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारा ब्रेन है या हराम मगज़ जिसको स्पाइनल कॉर्ड भी हम कहते हैं, उसकी बीमारियां जब पेशेंट को अफेक्ट करती हैं तो उसके पट्ठे हैं, जोड़ हैं,
मुतासिर हो जाते हैं। अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटी में वो उस तरह से नहीं इस्तेमाल हो सकते जैसे बीमारी से पहले था। तो मेडिकेशंस के साथ साथ उस तरह के मर्ज़ में फ़िज़िकल थेरेपी का, जैसा पोलियो में अब जब इसी तरह से हराम मगज़ का प्रॉब्लम आता है तो उसकी वजह से कंट्रोल आपका जो पेशेंट का कंट्रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है। किसी एक साइड नीचे टांगों में मसला आ जाता है या बाजुओं का, तो उसमें हमारा मकसद यही होता है कि जो असर हराम मगज़ की ख़राबी के बाद पट्टों पे आना है तो उस चीज़ को मिनिमाइज़ किया जाए। सही। ठीक है, कुछ असिस्टिव डिवाइसेस पेशेंट को रिकमेंड की जाती हैं जो जिसको यूज़ करते हुए वो अपने आप को सहारा दे के खड़ा कर सके, चलने में उसको मदद दी जाए। कुछ असिस्टिव डिवाइसेस हैं, साथ साथ एक्सरसाइजेज़ हैं जो पेशेंट को कुछ हद तक आप कह लें कि किस्म का अपने आप को स्टेबल करने में मदद देती हैं। नो डाउट इसमें हमारी इस शोबे के साथ हेल्प चलती है बाकी शोबों की भी, बट द मेन थिंग इज़ दैट कि ये पूरी हमारी एक टीम वर्क है। जैसा कि एक MBBS गाइड करता है मेडिकेशंस के हवाले से इस तरह के प्रॉब्लम्स में, पोलियो में या फालिज में, तो साथ साथ हमारा काम ये होता है कि उसको जो मसल्स में नुकसान हो रहा है, जो जोड़ों को नुकसान हो रहा है, उसको कम किया जाए एक्टिविटी में। मतलब पोलियो की वजह से, अच्छा नाज़रीन, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक इकदाम उठाया हुआ है कि मतलब वो पोलियो के हवाले से कतरे पिलाते हैं, मतलब बहुत टीमें घर घर में मूव कर रही होती हैं और लोग जो है बच्चों को अपने पोलियो के कतरे पिलाने से जो है वो इज्तनाब करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इज्तनाब ना करें, मतलब वो वैक्सीनेशन है, वो वैक्सीनेशन बच्चों को करवाते जाएं ताकि इन फ्यूचर जो है वो पोलियो की मर्ज से वो बच सकें। पोलियो जो है थोड़ी सी ख़तरनाक किस्म की मर्ज है, मेरा ख्याल है। मतलब इसका जो इलाज है, इसका जो ट्रीटमेंट है, मैंने नहीं देखा कि कभी 100% हुआ हो। जितना अच्छा है इसको पहले कंट्रोल कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। बेहतर है कि आप मतलब इसकी वैक्सीनेशन अगर पहले करवा लेते हैं तो इन फ्यूचर जो है वो आप अपने बच्चे की, जो भी अपने प्यारे हैं, आप उनकी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। तो लाजमी आप इस पर फोकस कीजिए, मतलब उसे अवॉइड ना कीजिए। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत आम किस्म की जो बीमारी है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम यूरिक एसिड कहते हैं, जिसको उर्दू में मेरा ख्याल सर ने लिखा हुआ भी है, डॉक्टर साहब ने, गंठिया। बाकी तो ज़ाहिर बात है, कमर दर्द, मोहरों के मसाइल, कंधे, जोड़ों के दर्द, ये तो सबके साथ इश्यूज़ हैं। तो हम डॉक्टर साहब से ये पूछते हैं कि मतलब बाकी तो सारे लोग इससे वाकिफ़ हैं तमाम बीमारियों से, तो यूरिक एसिड वाला जो इशू है, सबसे पहले आज हम वो डिस्कस करते हैं डॉक्टर साहब से कि मतलब उसमें जैसे जो कि एक बड़ी सिंपल सी डिजीज़ है और ये ऐसी डिजीज़ भी नहीं कि जिसका इलाज ना हो सके, और ऐसी भी बात नहीं कि मतलब जिसको हम डिसार्ड होकर छोड़ दें कि हमारा जिसम अब काम ही नहीं करता। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि ये गंठिया या जो ये यूरिक एसिड जो है, ये जनरेट कैसे होता है और क्या इसके मतलब इससे बचाव की क्या तदाबीर, एहतियाती तदाबीर हमें जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए? देखिए, इसमें जो मेन फैक्टर है हमारी, मैं आपको बताता चलूँ, आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा कि जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ मेटाबॉलिज़म्स चल रही हैं हमारी, हम कुछ खा रहे हैं तो बॉडी उसको यूटिलाइज़ करते हुए एनर्जी उससे हासिल कर रही है, उससे ही उस दौरान कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिसको बॉडी खारिज कर देती है। तो बॉडी में यूरिक एसिड की मिकदार जब नॉर्मल आप कह लें कि उस चीज़ में ना रहे, लिमिट में ना रहे, बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, आप कह लें कि बॉडी में उसका ज़ख़ीरा ज़्यादा होना शुरू हो जाए यूरिक एसिड का, तो वो फिर हमारे जोड़ों में भी आप कह लें कि एक किस्म की इकट्ठा ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द, जोड़ों की पूरी एक हरकत जो है, जो काम है, मिसाल के तौर पे घुटने का जो है मसला शुरू हो जाता है या पैर के अंगूठे का मसला शुरू हो जाता है, और छोटे छोटे जोड़ आपके इफेक्ट होते हैं। ये तो उन अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें पूरे जिस्म के जोड़ इफेक्टेड होते हैं या कोई स्पेसिफिक? इसमें स्पेसिफिकली ज़्यादातर आपके जो हमारे पैर के जो अंगूठा है पाँव का, वो पेशेंट के ज़्यादा कंप्लेन आती है, ये घुटने की बाजू का दर्द आती है। तो आप यूँ कह लें कि ये जो नुकसान देती है, जिसमें हम लोग मदद करते हैं फ़िज़िकल थेरेपी के लिए, वो ख़ासकर उन जोड़ों में होती है जो इंसान की रोज़मर्रा रूटीन में चलने फिरने में, काम करने में, उठने बैठने में या हरकत करने में मदद दे रहे होते हैं। जब उस यूरिक एसिड की वजह से इन जोड़ों को नुकसान पहुँचता है, तो हमारा अगला मकसद ये होता है कि उस जो नुकसान जोड़ को पहुंच रहा है या उसके आसपास के जो पट्टे हैं उन पे जो असर हो रहा है उसको एज़ मच एज़ पॉसिबल मिनिमाइज़ किया जाए। मेडिकेशंस भी साथ साथ चलती हैं उस यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन हमारा काम ये होता है कि जो जोड़ों पे उसका नुकसान आ रहा है, उन जोड़ों के बाद जो पट्टों पे भी नुकसान आ रहा है, हड्डियों पे भी नुकसान आ रहा है, उसको एज़ मच एज़ पॉसिबल मेडिकेशंस के अलावा हम लोग पेशेंट को कुछ ऐसी लाइट एक्सरसाइजेज़ हैं, लाइट मूवमेंट्स हैं, और वो चीज़ गाइड करें कि उसको वो चीज़ मज़ीद ना बढ़े।
कम से कम। एक्चुअली यूरिक एसिड जो है वो तो मेरा ख्याल है केमिकल है जो Yes. जिसम में आप कहना चाह रहे हैं। मेटाबॉलिज्म के हाँ, नतीजे में आपने एक वो बताया कि केमिकल है या मेटाबॉलिज्म है जिसका एक्सेस हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो फिर और जोड़ों में शायद वो क्रिस्टल्स की सूरत में यस हमारे जोड़ों में जो इकट्ठा होना शुरू इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जब वो क्रिस्टल्स की सूरत में मतलब जैसे शीशे के बारीक ज़र्रात जिन्हें हम कहते हैं, तो ये सारी बातें मैं डॉक्टर साहब से पहले सीख चुका था, तो इसलिए मैं करने जा रहा हूँ। तो वो शीशों के जो बारीक ज़रात होते हैं, जैसे पीसा हुआ शीशा हो उस तरह का, या चीनी पीसी हुई हो, तो इस तरह के क्रिस्टल्स की सूरत में जोड़ों में जब वो इकट्ठा हो जाता है, फिर वो जोड़ों को मूव करने में मतलब एक रगड़ सी पैदा होती है, जिसकी वजह से बोन्स जो है वो पेन करती हैं और हम Yes. मूव नहीं कर सकते। यस तो उसको डॉक्टर साहिबान जो होते हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, या मतलब जो अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। लेकिन उस मेडिसिन से होता ये है कि वो यूरिक एसिड आपकी बॉडी से डिस्चार्ज तो हो जाता है, लेकिन उसके फिर जो है ना फिर दोबारा से वो जनरेट भी होता है बॉडी के अंदर, तो उसमें आपको एहतियातें बरतनी चाहिए होती हैं। लेकिन जब ये होता है कि यूरिक एसिड जिस्म में जनरेट होता है, तो उससे बॉडी के जो इर्द गिर्द के, जैसे सर फरमा रहे हैं कि मतलब जोड़ के इर्द गिर्द के जो मसल है ना वो डैमेज हो जाते हैं। जब वो मसल डैमेज होते हैं तो फिर आपकी मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब मूवमेंट डिस्टर्ब होती है तो उसमें फिर हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं ये अपना किरदार अदा करते हैं, मतलब उस मूवमेंट को। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड हाँ, करना चाहूँ जी कि जी जो बेसिक प्रॉब्लम आता है वो जोड़ों के अंदर क्रिस्टल्स बनने की वजह से जोड़ को पहले आता है। तो जोड़ जब हरकत नहीं कर पाता तो डेफिनेटली उसके आसपास के जो मसल्स हैं उन्होंने उन हरकत को करवाना होता है, बिल्कुल ऐसे तो ही है। उनका हम यूटिलाइज स्नैक नहीं हो कर जाते हैं, रहे, वो वो जाहिर भी बात है वीक होना स्नैक हो शुरू हो जाते हैं, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो उस जोड़ के बाद जो अगला नुकसान पहुंचता है वो पट्टों को पहुंचता है बिल्कुल ऐसे। इनडायरेक्टली, यानी कि समझे मसल्स Indirectly अफेक्ट वो होते हैं, मतलब मसल से अफेक्ट हो रहे अब फिजियोथेरापिस्ट जो है इनका सारा जो काम है वो मेरा ख्याल है मसल्स के हैं। साथ है, मसल्स है, जोड़ पट्टों के हैं, साथ, जोड़ों के साथ, इनका हड्डियों के काम इसी मसाइल के बहुत साथ है। हैं। तो नाज़रीन, मेरी ये आप लोगों को सजेशन है कि हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए जो है वो आप काइंडली कोशिश करें, ख़ास तौर पे ये जो जोड़ों के दर्द हैं, ख़ास तौर पे ये यूरिक एसिड है, ख़ास तौर पे कंधे का अकड़ाव है, जो जिस्म का अकड़ाव है, या फालिज है, या मतलब खुदा न खास्ता किसी को अल्लाह ना करे पोलियो हो, और अगर है तो काइंडली मेडिसिन से इज्तनाब करें जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी किडनीज़ को डैमेज करते हैं, ठीक है, आपके स्टमक को डैमेज करते हैं, आपके बॉडी पार्ट को डैमेज करते हैं। तो मतलब कोशिश करें कि उनसे अवॉइड करें। मैं ज़ाती तौर पर ख़ुद मेडिसिन से बहुत अवॉइड करता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब के साथ हमारी एक अच्छी गुफ्तगू रही और अच्छा एक हमने सीखा। बाकी मैं डॉक्टर साहब से कुछ चीज़ें और जानना चाहूँगा, मतलब एजुकेशन के हवाले से। अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो डिज़ीज़ थी, मतलब जो उनका इलाज था, ये जो भी, तो आप लोगों को उन बीमारियों से बचने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास लाजमी जाना चाहिए। चाहे आपको कोई रिकमेंड करे या रिकमेंड ना करे, तो आपके अंदर खुद के अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे जोड़ों का दर्द आ रहा है, बजाय इसके कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेकर आऊँ और पेन किलर लूँ, तो मुझे पहले फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता कर लेना चाहिए। ठीक है ना सर? इसमें मकसद यही होता है कि हाँ, मेडिसिन्स क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करती हैं बॉडी के अंदर, कुछ ना कुछ हद तक आप कहने के एक फ़ायदा पहुंचा रही है आपको, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान भी कर कहीं रही ना होती है कहीं साइड नुकसान भी इफ़ेक्ट। ज़ाहिर तो बात है फिज़िकल मतलब थेरेपी का मकसद यही होता है कि पेशेंट को मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स या नो साइड इफ़ेक्ट्स के साथ के साथ रिकवरी की तरफ वापस लिया जाए, पेन ख़त्म कर दिया जाए, मकसद बिल्कुल ये सही होता है। है। तो अब मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब से मालूमात चाहूँगा एजुकेशन के हवाले से कि डॉक्टर साहब ये डीपीटी का जो कोर्स है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट जिसको हम जानते हैं, ये क्या आगे ऐसे बच्चे जिनका एमबीबीएस में दाखिला नहीं हो पाता है, एंट्रेंस में क्लियर नहीं हो पाते, तो उनके लिए आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे क्या उनको इस फील्ड में आना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं समझता हूँ कि ये शोबा ऐसा है कि जिसमें पाकिस्तान के बहुत सारे आप कह लें लोगों को ज़रूरत भी है। इस तरह के ज़रूरत तो है। मर्ज़ हैं जो लोगों में मौजूद हैं जिनकी फ़िज़िकल थेरेपी की बहुत ज़रूरत है। बट एक बात मैं कहता चलूँ कि स्टूडेंट्स को ख़्याल रखना चाहिए एडमिशन लेते हुए कि वो किसी ऐसे अच्छे तालीमी इदारे में ज़रूर तालीमी इदारे में एडमिशन लें डीपीटी के लिए। अगर एमबीबीएस में उनका मेरिट नहीं बनता, बीडीएस में नहीं बनता, डीपीटी में आना चाहें तो वो प्लीज़ अपने उस इदारे को ज़रूर चेक करें, उसके स्टैंडर्ड को, क्या वहाँ पे जो करिकुलम जो पढ़ाया जा रहा है सारी चीज़ें उनको एज़ इट इज़ फॉलो भी किया जा रहा है, जो एचईसी की तरफ से रूल्स हैं, जो हायर अथॉरिटी हमारी अथॉरिटीज़ हैं हेल्थ की या एजुकेशन की जो गाइडलाइंस उन्होंने दी उसको फॉलो किया जा रहा है। प्लस जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है कि जो क्लिनिकल बच्चों को प्रैक्टिस सिखाई जाती है या ड्यूरिंग स्टडी
जो एक्सपोजर होता है पेशेंट के साथ, हिस्ट्री टेकिंग है, ट्रीटमेंट गाइड की जाती है, ऑब्जर्वरशिप एक किस्म की पेशेंट की चल रही होती है, स्टूडेंट्स की चल रही होती है। तो स्टूडेंट जो चीज़ें देख रहा होता है अपने टीचर्स की निगरानी में, पेशेंट्स को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, सीख रहा होता है। अगर तो किसी तालीमी इदारे में इस तरह की सहूलियात हैं तो फिर तो मैं समझता हूँ कि डीपीटी एक अच्छा फील्ड है और स्टूडेंट्स को आना चाहिए। जो बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते मेरिट की वजह से MBBS में, तो अच्छे तालीमी इदारे में जहाँ स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी अच्छा पेशेंट बच्चों का होता है, स्टूडेंट्स का, उसको ज़रूर एडमिशन है। एक अच्छा फील्ड, अच्छा इदारा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर, एक बच्चा जो है वो फिजियोथेरेपी है, मतलब अपनी डॉक्टर फिजियोथेरापिस्ट कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि उसका क्या स्कोप है फर्दर? अच्छा, ये हमारा जो जो डीपीटी है, बेसिकली डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, एक 5 साल पूरी मेडिकल डिग्री है। लाइक जिस तरह MBBS 5 साल डिग्री बिल्कुल है सही है, आपके नाम के BDS साथ में, डॉक्टर ठीक है, लिखा डॉक्टर ऑफ जाता है। फिज़िकल थेरेपी। तो ये फुल एक ग्रेजुएशन लेवल की अब डिग्री है और अच्छी, आप कह लें कि इक्विवेलेंट टू द MBBS है, BDS है। तो उसमें भी बच्चा जब सीखता है, कुछ चीज़ें पढ़ता है जिसमें ज़रूरत होती है फिज़ियोथेरेपी के हवाले से, कौन कौन सी बीमारियां हैं, उसमें कैसे हेल्प की जा सकती है, बेसिक्स सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी का फंक्शन क्या है, या कौन कौन सी बीमारियां बॉडी को फेस करनी पड़ सकती हैं अपनी लाइफ के अंदर पर्सन को, और उनका फ़िज़िकल थेरेपी से कैसे हेल्प ली जा सकती है ठीक करने के लिए। तो बच्चों को मेरा ख्याल है इन चीज़ों को अगर अच्छे तरीके से सीख के आएंगे अपने 5 साल करियर के अंदर, स्टडीज़ जो चल रही होंगी, फिर वो कल को आके अपनी प्रैक्टिस अच्छी करेंगे और अवाम-उन्नास तक उसके आगाही पहुंचा सकेंगे, जो हमारा मकसद है। तो अमूमन मैंने देखा है डॉक्टर साहब कि जो फिजियोथेरापिस्ट हैं उन्होंने अपने ही क्लिनिक बना के अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे माशाल्लाह आपकी अपनी प्रैक्टिस बहुत कामयाब है। मैं देखता हूँ कि आपके पास आपकी क्लिनिक के ऊपर अच्छा खासा रश लगा हुआ होता है, लोग आए हुए होते हैं, और मतलब पढ़े लिखे लोग आए होते हैं जो इन चीज़ों से अवेयर हैं, वो आए हुए होते हैं। तो जो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है वो अपना क्लिनिक करके तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता यस, है। हाँ जी। ठीक है, अब क्या हमारी गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर या प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ये रिक्वायरमेंट होती है इनकी कि मतलब ये डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट जो है इनको हायर किया जाए और यस, इनको एक एग्जैक्टली, चांस दिया जाए? एग्जैक्टली। इसमें मैं आपके ही तवसुत से ये बात कहना चाहूँगा। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, जो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस शोबे को अहमियत दी जाए, तवज्जो दी जाए। मैं ये समझता हूँ हमारे पास काफ़ी इसमें ग्रेजुएट्स भी आ रहे हैं जो माशाल्लाह चीज़ों को पढ़ के, सीख के आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो बच्चे एडमिशन्स तो ले रहे हैं, डीपीटी तो कर रहे हैं, बट आफ्टर दैट उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए जॉब का। गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, उसमें इक्वली काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको फ़िज़िकल थेरेपी की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट को भी अगर हेल्थ की सिस्टम को बेहतर बनाना है, मकसद तो हमारा पेशेंट की बेहतरी के लिए है, हम भी साथ चलें, डॉक्टर्स, फिज़िकल थेरेपिस्ट, साथ साथ गवर्नमेंट हमारी अगर हेल्प करे तो हम अपनी जो स्पेशलिटीज़ हैं उसको यूटिलाइज़ करते हुए पेशेंट की रिकवरी में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट अगर इसमें मेरा ख्याल है तवज्जो दे शोबा सेहत के इस हिस्से में जो कि फ़िज़ियोथेरेपी है, तो काफ़ी ज़रूरत है लोगों को। अवाम-उन्नास में बहुत से केसेस हैं जिसमें फ़िज़िकल थेरेपी की मदद लेते हुए उनको ठीक किया जा सकता है। जी, तो गवर्नमेंट से मुझे ये रिक्वेस्ट करनी है कि आप जो है, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि बहुत सारे इदारे जो हैं वो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापिस्ट जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं, और इन फ्यूचर हमारे पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह अवाम-उन्नास में इतनी अवेयरनेस आ जाएगी कि वो हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि फिजियोथेरेपी से अगर काम किया जा सकता है, मतलब विदाउट मेडिसिन अगर काम लिया जा सकता है, तो वो लाजमी इनसे रब्ता कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि बच्चों से जो मेरा एक नज़रिया है मैं भी डॉक्टर साहब से ये उनके मौजूदगी में ये नज़रिया दे रहा हूँ, हो सकता है कि ये मेरे साथ इत्तफाक करें। मेरा ये नज़रिया है कि एमएससी ज़ूलॉजी कर, मतलब उसकी एक अपनी वैल्यू है एमएससी ज़ूलॉजी करने की, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एमएससी ज़ूलॉजी की बजाय अगर आप ये डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कर लेते हैं, डीपीटी कर लेते हैं, तो कम से कम आप टीचिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बायोलॉजी के आप अच्छे एक टीचर जो है वो भी बन सकते हैं। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब ये बात मैं सही कह रहा हूँ? जी, इसमें अपॉर्चुनिटी आपके पास एक है, क्योंकि क्लिनिकल जो एक्सपर्टीज़ है
बेसिकली वो भी डीपीटी के बाद आपके अंदर होती हैं। तो टीचिंग के अंदर हमारे अपने भी इदारे हैं जिसमें बच्चा पढ़ा सकता है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी पे आप उसमें टीचिंग में तो जाएँ, मतलब आप आप क्लिनिकल में आएँ। बजाय इसके कि एमएससी जोलॉजी करके एक टीचर बने, तो डीपीटी करके अगर आप टीचर बन जाते हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास एक स्किल भी मौजूद होगी और आपके पास सब्जेक्ट के ऊपर कमांड भी होगी। तो नो डाउट कि मतलब एमएससी जोलॉजी जो होता है उसकी अपनी एक वर्थ है, इसमें हम उस वर्थ को निगेट नहीं कर सकते, उस वर्थ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी ये है कि चलो प्रोफेशनल स्किल अगर आपके पास है तो चलें, मतलब ये बेहतर है। बाकी आपने फैसला जो करना है उसको अच्छी तरीके से सोच समझ के डिसीजन लीजिए। क्लिनिकल और प्रैक्टिस एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है हाँ, इसको क्लिनिकल कि प्रैक्टिस अच्छा ऑप्शन है, मतलब आप कर सकते हैं। हाँ। तो बाकी मेरा ख्याल है कि इस हमारे इंटरव्यू से बहुत सारे नाजरीन को बहुत सारी बातें जो है वो पता चली होंगी कि मतलब किस तरीके से हमने अपने आप को मेडिसिन से दूर रखना हुँ, है और डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी जो है इनके पास आकर अपना ट्रीटमेंट करवाना हुँ, है। और जो स्टूडेंट्स आगे एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उनको भी पता ये लग जाएगा कि हमने किस तरीके से स्टैंडर्ड इदारे का देखते हुए हुँ, इदारे में दाखिला लेना है। यस। तो इसके साथ ही मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा थैंक यू, करूँगा कि इन्होंने हमें एक अच्छा वक्त दिया। थैंक यू। मेरा ख्याल है कि मेरा आधा पौना घंटा सर का ले चुका हूँ और इसमें इनके खासे जो है वो पेशेंट जो है वो वेट भी कर रहे होंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि अब हम इनका शुक्रिया अदा करें और आप लोग मुझे इजाज़त देंगे। और जो भी आपकी कमेंट्स हों, जो भी आप लोगों की राय हो, जो भी आप लोगों की पॉजिटिव सजेशंस हों, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में उनको कमेंट में पेश करें, ताकि जो है वो आगे फर्दर इसके ऊपर जो भी बात हो वो डिसीजन हो वो लिया जा सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।